नमस्कार दोस्तों। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे हर मंदिर के बाहर बैठा भिखारी और अरबपति हर कोई हासिल करना चाहता है। ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक एडिक्शन है। पैसा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे पीएचडी क्लर्क से लेकर अनपढ़ एमएलए तक सभी जानते हैं। ये पैसा ही है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को आज बादलों से छोटी इमारतें बनाने पर मजबूर कर दिया, हवा से तेज चलने वाली गाड़ियां बनाने पर मजबूर कर दिया। पैसा कागज का एक टुकड़ा है जिसकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपको बाकी चीजों की वैल्यू जरूर बताता है। अब सवाल ये आता है कि पैसे को इतनी ताकत कहाँ से मिली और कैसे ये इतना ताकतवर हुआ। आइए आज इसी मसले पर बात करेंगे डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया करते थे, यानी एक्सचेंज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए आपको दूसरी चीज देनी पड़ती थी। यानी अगर किसी के पास चावल है और उसे चीनी की जरूरत है तो उसे एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो चीनी बेचना चाहता हो और उसके साथ ही उसे चावल की जरूरत हो। ऐसी कई परेशानियों की वजह से लोग कुछ अलग सोचना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे, और इसी की वजह से शुरुआत हुई कमोडिटी की। लोगों ने हर उस समय की चीज को पैसा बना दिया जो सबके काम आया करती थी। लोग मवेशी बेचा करते, अनाज बेचा करते, तंबाकू और शराब के जरिए से भी बिजनेस करने लगे। लेकिन इसमें भी एक परेशानी आ गई थी, वो ये कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाया करता था कि मेरे पास जो कोई चीज है उसकी असल में वैल्यू क्या है। साथ ही दूसरी परेशानी ये भी थी कि वो चीज वक्त के साथ खराब हो जाया करती थी। मान लीजिए कोई मवेशी है, कोई जानवर है, वो मर जाया करता था, अनाज रखा रखा सड़ जाया करता था। ऐसे हालात में अब इंसान को ऐसी चीज की जरूरत थी जो यूनिवर्सल हो, और सोने चांदी के सिक्के की अब शुरुआत हो गई। लेकिन इन दो पैरों वाले इंसान को इससे भी परेशानी आने लगी थी, क्योंकि उसे भारी सोना ले जाने में परेशानी होती थी और उसे चोरी का डर भी सताता था। इसीलिए कुछ सुनहारों और बाकी लोगों ने मिलकर इसका एक समाधान निकाल लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपना सोना हमारे पास रख दो, हम इसे अपने पास महफूज रखेंगे। सोने के बदले में सुनहार एक कागज का टुकड़ा देता जिसपे लिखा होता था कि मैंने आपका इतना सोना, जितनी उसकी क्वांटिटी होती थी, वो रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता था, मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ। इस कागज को दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले सकते थे। यह आइडिया सभी को समझ आ गया। सभी लोग अपना सोना सुनहार के पास रखने लगे। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद सुनहारों को इस बात का एहसास होने लगा कि इस सिस्टम को बनाने के बाद लगभग कोई भी अपना सोना लेने वापस नहीं आया, और सभी लोग उस रसीद के जरिए ही व्यापार करने लगे हैं, क्योंकि हर कोई इस बात से इत्मीनान में था कि ये रसीद है, इसका मतलब है कि इसका सोना भी होगा। अब ये बात समझ आने पर सुनहारों को एक लालच जरूर आ गया। अब उनके हाथों से बनी रसीद पैसे बन गई थी, इसलिए उन्होंने अब फर्जी रसीदें बनाना शुरू कर दिया। उनके पास सोना भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रसीदें बनाया करते थे। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। दरअसल वो सोना संभाल कर रखने वाली दुकान दुनिया का पहला बैंक था, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तो आप ये कहेंगे जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको बैंक दूसरे लोगों को कर्ज के तौर पर देता है और उस पर कुछ ब्याज लगाकर बैंक प्रॉफिट बनाता है। आसान है, लेकिन क्या यही सच है? शायद इसको समझने के लिए इसे और डिटेल में समझना होगा। मान लीजिए, फर्ज कीजिए आप 1000 रुपए जमा करने के लिए बैंक जाते हैं। आपने बैंक में 500 के 2 नोट जमा किए। इसके बाद बैंक क्या करेगा? वो नियम के मुताबिक 10% कैश को रिजर्व रखेगा और बाकी 900 रुपए किसी और को उधार दे देगा। और अगर ये बैंक लोन लेने वाला व्यक्ति से 12% एनुअल इंटरेस्ट लेता है और आपको हर साल 4% इंटरेस्ट देता है, तो उसके बाकी 8% को बैंक का प्रॉफिट कहा जाएगा। और दुनिया के सभी बैंक इसी प्रिंसिपल की तरह इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैंक ऐसे ही पैसा नहीं बनाते, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा खेल भी चलता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। और वो खेल ये है कि बैंक आपकी 1000 रुपए की जमा रकम को आसानी से 10,000 रुपए तक कर सकता है और उससे कारोबार कर सकता है। और ये कैसे होता है, आइए ये भी आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप बैंक जाते हैं और 1000 रुपए जमा करते हैं। बैंक नियम के मुताबिक 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी 900 रुपए किसी को लोन दे देगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या हुआ है। अगर आप पैसा जमा करने के बाद अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको वही 1000 रुपए दिखेंगे जो आपने बैंक में जमा किए थे। और वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स ने लोन के लिए अप्लाई किया था और उसका लोन अगर पास हो जाता है, तो जब वो अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा तो उसके अकाउंट में 900 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपके हाथ में 1000 और लोन लेने वाले के पास 900 रुपए की परचेजिंग पावर आ चुकी है, जबकि हकीकत में उस बैंक में सिर्फ 1000 रुपए ही कैश है। यानी उस बैंक ने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके बाजार में 900 रुपए की एडिशनल करेंसी बना दी, जो कि बेशक वर्चुअल है।
क्योंकि उसको वापस करने के लिए कोई कैश है ही नहीं। और ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे तक चला जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने 900 रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया। जाहिर है कोई भी शख्स बिना किसी वैलिड रीजन के लोन के लिए अप्लाई नहीं करता। उसे कुछ खरीदने के लिए उन 900 रुपए की जरूरत रही होगी, और जब वो 900 रुपए खर्च करेगा तो ये पैसा उसके खाते से ट्रांसफर होकर किसी और के अकाउंट में जमा हो जाएगा, और बैंक दोबारा इसे 900 रुपए का 10% अपने पास रिजर्व रख लेगा और बाकी 810 रुपए किसी और को लोन के रूप में दे देगा। ऐसा करने से बैंक 1000 रुपए के कैश जमा करने को 10,000 रुपए तक की वर्चुअल करेंसी में तब्दील कर अपना कारोबार करता है। आप सोचते हैं कि आपका पैसा बैंक में सेफ है, जिसे आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ 20 से 30% लोग ही एक साथ पैसा निकालने जाएं, तो बैंक आपका पूरा पैसा आपको वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास आपका सारा पैसा है ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से ये केवल प्रोबेबिलिटी के तौर पर ही काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप दुनिया के सभी बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस जोड़ दें और वो 100 रुपए होता है, तो असल में कैश के रूप में 10 रुपए से भी कम रकम इस दुनिया में या फिर इकोनॉमी में मौजूद होगी। बाकी 90% से ज्यादा हिस्सा वर्चुअल डिजिट है, जिसे केवल आप ही अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पैसे के इस मायाजाल को ही जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ ना सके और इस सिस्टम में फंस कर रह जाए। लोग सोचते हैं कि करेंसी और मनी एक ही चीज होती है, लेकिन ऐसा सच में बिल्कुल नहीं होता। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी की बात करें तो ये खुद में एक वैल्यूएबल एसेट है। अगर सरकार आपके घर में पड़े 1000 के नोटों के बंडलों को नामंजूर कर दे, तो उन नोटों की वैल्यू एक कागज की रद्दी बनकर रह जाएगी, क्योंकि ये करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़े सोने के सिक्के की वैल्यू वैसी ही रहेगी। दुनिया की कोई भी सरकार चाहे कुछ भी कहे, कितने ही नोट बंद करे, लेकिन इससे आपके गोल्ड की वैल्यू जरा भी कम नहीं होगी। भले ही सोशल मीडिया पर पैसा बनाने की सलाह देने वाले कितने ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपसे जो भी कहते रहे कि गोल्ड बॉन्ड खरीदा जाए, डिजिटल गोल्ड खरीदा जाए, ऐसे किया जाए, वैसा करके टैक्स को बचाया जा सकता है, तो यहाँ मैं कहूंगा कि असली सोना ही आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के कुछ फैसले टैक्स देखकर नहीं किए जाते हैं। जाहिर तौर पर अगर जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें 90% या 95% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 500 से 1000 करोड़ रुपए की रकम नहीं होगी। इसीलिए आपको 2 से 4% टैक्स की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। और सच तो ये है कि पेंडेमिक के वक्त केवल असली वैल्यूएबल चीजें ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप किसी को अपना गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट दिखाकर 1 साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके घर में थोड़ा भी गोल्ड मौजूद है, तो उससे आप काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस गोल्ड के छोटे से हिस्से के जरिए आप मुसीबत के वक्त इसको कैश करके पूरे साल भर का अनाज अपने घर में भर सकते हैं। क्योंकि जिस कागज के टुकड़े को हम नोट समझकर असली वैल्यू दे रहे हैं, ये सिर्फ एक कागज ही है, और इसी कागज के भरोसे पर ये दुनिया काम कर रही है, ये बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करना और शेयर करना इसको ना भूलें, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी हमें आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिर होगी आपसे और मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।